हेलो माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और वर्क एनर्जी चैप्टर में जो एक दूसरा टॉपिक है बच्चों, ये है कोलिजन। कोलिजन जो टॉपिक है आपका, ये क्लास 11 का चैप्टर जो हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर है, इसका एक छोटा सा अगला पार्ट है। तो इसमें 2-3 वीडियो रहेंगे आपके। अगर आपने इससे पहले वर्क एनर्जी देखा होगा, कोई आपका डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे पे व्हाट्सएप पे, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोलिजन सीधा, कोई ऐसा वो नहीं। और जिन बच्चों का अभी JEE 1 का पेपर हुआ अच्छा नहीं हुआ, तो बच्चों अच्छा होना या ना होना, इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। हो सकता है आप ही जिम्मेदार हो इस अच्छे और नहीं होने, अच्छे पेपर और नहीं अच्छा होने पे। और इसको आप इम्प्रूव करिए। आप देखिए आपकी कमियां क्या थी। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मेरे से कह रहे हैं कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा गया लेकिन मैथ्स में एक क्वेश्चन भी सही नहीं हुआ। तो बच्चों मैथ्स पढ़िए, आप उसको ज़रा ज़्यादा टाइम दीजिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए, उसको भी उस लेवल में लाइए ना। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा कर लेंगे लेकिन आपकी मैथ्स अच्छी नहीं हो रही है, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन वाले आते हैं, आपको करना पड़ेगा। देखिए वहाँ पे भी कोई कुछ तो बात इजी है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, PMI है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्टैटिक्स है। और अगर आप कैलकुलस कर लेते हैं, कैलकुलस बहुत कठिन नहीं होती। अगर आप उसको कर लेते हैं, देखो कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे। आप सब जानते हैं, तो थोड़ा सा अपने जो फालतू काम है, जो आप मेहनत करने से आपको रोक रहे हैं, उनको रोकिए और मेहनत करने की कोशिश करिए। तो आज हमारा कोलिजन है। जनरली बच्चों क्या समझते हैं हम, एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए एक लड़का है A। सपोज एक छोटा सा एग्जाम्पल मानिए, ये लड़का A ऐसे मूव कर रहा है, इसका जो चलने की डायरेक्शन है वो ये है, और इसके आँख में पट्टी बंधी थी। ठीक है, और इधर से एक सुंदर कन्या, आँख में पट्टी तो नहीं होगी ना, सुंदर कन्या आ गई यहाँ से, तो ये ऐसे जा रही थी। तो ये लड़का चाहता तो थोड़ा रुक लेता, या ये चाहता या ये चाहती तो ये रुक लेती, लेकिन ये बंदे ने स्पीड बढ़ाई और ऐसा लगा इसको कि आँख में पट्टी बंधी है, और इससे जाके टकरा गया। ठीक है, तो जनरली हम इसको क्या कहते हैं, कोलिजन। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने देखा अगर ये कोई एक मास M है, और लड़का है तो मास होगा ही, और ये कोई एक सुंदर कन्या है जिसका मास भी M है, ये जब दोनों आपस में यहाँ टकराए, तो इससे इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये वाला मास और ये वाला मास टकराया, तो इनका पाथ बदल जाएगा। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो होंगे ना, ये बिल्कुल सीधा नहीं जाएगी, ये ऐसे नहीं जाएंगे, थोड़ा टकराएंगे, तो इनका पाथ बदल जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि जब कोलिजन हुआ, इन दोनों का टकराव हुआ, कोलिजन हुआ, तो यहाँ पर कांटेक्ट हुआ, तो इस कांटेक्ट ऑफ सरफेस पे इन दोनों का पाथ बदल गया, तो इसका हम कोलिजन कहते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर आप फिजिक्स की भाषा में देखें, अगर आप साइंस के टर्म में इसको देखें, ये तो हम जनरली समझ चुके हैं ऐसा होता है या हो सकता है। आप सोचिए अगर एक ट्रेन यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, इनका कोलिजन हुआ खटाक से करके, तो आप समझ सकते हैं कि अपना पाथ तो दोनों ही छोड़ देंगे और एक कोई नया पाथ पकड़ लेंगे। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में या साइंस की लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल टच है, यहाँ पे आप सोचेंगे कि फिजिकल टच ज़रूरी है। हम टकराए, एक ट्रेन टकराई, तो फिजिकल टच तो हो ही रहा है ना। मैं आपको अभी एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगा बच्चों, जहाँ पर फिजिकल टच नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी हम उसको कोलिजन कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फिजिकल टच है, टच हुआ, कॉन्टैक्ट सरफेस पे टच हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। जनरली हम क्या कहते हैं, जब दो पार्टिकल कोलाइड हुए एक दूसरे पे, उनका पाथ जो है अफेक्ट हुआ, एक के फोर्स के कारण दूसरे का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिजन कहते हैं। हियर इंपॉर्टेंट बात है, फिजिकल टच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरली आप देखते होंगे बिलियर्ड्स बॉल का जब आप खेलते हैं, या ट्रेन टकराती है, या हम इंसान टकरा जाते हैं, वो सारे केस बच्चों किसके हैं, फिजिकल टच वहाँ पे हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए,
जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था अल्फा पार्टिकल का, तो आपने देखा होगा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो स्कैटर्ड हो जा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के कारण बिटवीन अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस। आपने देखा था कि रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल यहाँ से मूव करवाए और ये हमारा न्यूक्लियस था, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आया तो कुछ पार्टिकल आपने देखा होगा, यहाँ तो बहुत कम लोग गए, ठीक है, यहीं से सीधा रिपेल हो गए जो यहाँ से, नहीं तो कुछ पार्टिकल ऐसे रिपेल हो गए, कुछ ऐसे रिपेल हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे एक डिस्टेंस के बाद पार्टिकल क्या हो जा रहा, रिपेल हो जा रहा था, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्या समझ रहे हैं इससे आप कि कोलिजन तो हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई फिजिकल टच हुआ, नहीं हुआ। तो आप हमेशा समझे, हाँ कुछ ऐसा भी होता है, आप देखते होंगे कुछ पार्टिकल अगर मान लो थोड़ा बाहर है ऐसे, तो वो अगर यहाँ गया तो ऐसे भी चले जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, हाँ रिपल्सन होगा ना, तो रिपल्सन की वजह से ये बाहर आ जा रहे हैं। तो आप ये कह देना यहाँ पे बच्चों कि कोलिजन पे हमें कोई फिजिकल टच हो या ना हो, दोनों केस में हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये थी काम की। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब मैंने जो अभी बोला वही इंग्लिश में लिख दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप क्या करिए, कॉपी पेन होनी चाहिए बच्चों आपके पास, आप उसको नोट कीजिए। अगली बार आप मेरे वीडियो पर मत आओ अपनी टाइम वेस्ट करने के लिए, 1 घंटे की वीडियो फिर आप 1 घंटा वेस्ट करोगे, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए, आप वो नोट्स को रिवाइज करिए, समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने वही लिखा कि कोलिजन कब कहा जाएगा, कभी भी दो बॉडी के बीच में, इधर इफ द फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, या तो हमको सामने से दिख रहा है कि दो मास टकरा रहे हैं, दो एटम्स टकरा रहे हैं, दो बॉल टकरा रही है, तो हमने कोलिजन कह दिया। या इफ द पाथ ऑफ वन अफेक्टेड बाय द फोर्स एग्जर्ट बाय द अदर, तो पहले का जो पाथ है अगर चेंज हो रहा है तो उसको भी हम कोलिजन कहेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, किसी भी कोलिजन के लिए एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। एग्जांपल है रदरफोर्ड का अल्फा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, समझ रहे। अब हम बात करते हैं कि कोलिजन कितने तरह का हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों हमने, अगर आप सोचिए किसी भी चीज़ को क्लासिफाई करने के जो तरीके हैं, जो मापदंड हैं कह सकते हो आप, वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा इस क्लास में अच्छे बच्चे हैं, गंदे बच्चे हैं, आपने कहा हाँ ये हो सकता है। मैंने कहा इस क्लास में लड़के हैं, लड़कियां हैं। मैंने कहा इस क्लास में लंबे इतने हैं, छोटे बच्चे इतने हैं, और मिड जिनकी हाइट बीच में है वो इतने हैं। तो कभी मैं लेंथ पैरामीटर ले रहा हूँ, कभी मैं मेल या फीमेल ले रहा हूँ, कभी मैं अच्छे और बुरे कुछ उनके नेचर के हिसाब से ले रहा हूँ। तो वैसे ही कोलिजन आपका हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक हम करते हैं क्या क्या कंजर्व रह रहा है कंजर्वेशंस के हिसाब से, और एक करते हैं हम कि कौन सा डायमेंशन है, किस डायमेंशन के हिसाब से, मतलब 1D में है, 2D में है, 3D में है। तो दो तरह से करते हैं, ठीक है। तो पहला तरह से हम करते हैं, तो पहले तरीके से बच्चों क्या है, ऑन बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा पहले तरीके से है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो कोलिजन होता है बच्चों, इसमें मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कहें तो लीनियर मोमेंटम। जैसे पहले उसको समझते हैं, मान लीजिए कोई एक मास ए है, एक बॉडी ए है जिसका मास m1 है, और एक बॉडी बी है जिसका मास m2 है। अगली बार आपको डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा, बस याद कर लीजिए आप। अच्छा जी, अब ये वाला जो मास m1 है, मान लीजिए ये m2 से कोलाइड हो गया, ठीक है। अच्छा जी, जैसे बच्चों ये कोलाइड होगा ना, तो इस होता क्या है कोलिजन में कि एक शॉर्ट टाइम के लिए इस पर फोर्स एक्टिव होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, और शॉर्ट टाइम पे जब फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। एक नंबर का क्वेश्चन है, बताइए ड्यूरिंग कोलिजन कौन सा फोर्स एक्टिव होता है, वो होता है बच्चों इम्पल्सिव फोर्स। फोर्स एक्टिंग एट अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। तो m1 मान लीजिए m2 पे टकरा गया, और कोई टाइम था उस समय डेल्टा टी,
ठीक है, इसको ट्रैवल करने में टाइम डेल्टा टी लगा और इस पे खटाक से टकरा गया। अब आप मुझे बताइए, जैसे ही ये इस पे टकराएगा इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो वेलोसिटी रही तो इसका कुछ मोमेंटम रहा होगा। तो जैसे ही आप इस पे जाओगे तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा। आपको न्यूटन का थर्ड लॉ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो रेट चेंज ऑफ फोर्स होता है वो आपका मोमेंटम होता है, या आप बोल सकते हो डेल्टा एफ ओवर डेल्टा टी जो होता है वो पी होता है। ये इंस्टेंटेनियस है, ये बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है। तो इसका जो मोमेंटम होगा बच्चों किसी भी शॉर्ट टाइम के लिए आप लिख सकते हैं डेल्टा पी वन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ किस पे लगा है, एफ पहले का निकालना है तो 1/2 डेल्टा टी। अगर ये इस पे टकराता है तो डेल्टा पी टू कितना हो जाएगा, F21 डेल्टा टी। अच्छा, अब ये 1/2 क्यों लिखा है, 1/2 इसलिए लिखा है जो फोर्स है एग्जर्ट ऑन बॉडी 2/1, ये इस पे जो पहले होता है वो फोर्स हमारा क्या करेगा उस बॉडी पे काउंट किया जाता है। 2 लिखा है ना, 2 लिखा है मतलब इस बॉडी पे किसके द्वारा, 1 के द्वारा। तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन बॉडी 2/1। ठीक है, अब देखिए आप ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, तो इसका तो ये वाला पार्ट हो गया, इसका ये वाला पार्ट हो गया। दोनों मोमेंटम आपने पढ़ा होगा न्यूटन का रूल एक, जिसको हम थर्ड लॉ कहते हैं कि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अच्छा जी, अगर आप दोनों में डेल्टा टी का इंटू करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कर देता हूँ। तो F12 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू माइनस F21 डेल्टा टी, ये हो गया। ठीक है, एक में F12 डेल्टा टी हो गया, एक में F21 डेल्टा टी हो गया। इसको इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F21 डेल्टा टी। तो ये जो F12 और F21 है आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो मोमेंटम ही तो है, तो डेल्टा P1 जो है प्लस डेल्टा P2 है वो तो जीरो हो गया। तो इसका मतलब अगर आप डेल्टा हटाते हैं तो P1 प्लस P2 हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोलिजन प्रोसेस में तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ से आज से आपके लिए एक रूल बन गया कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, चाहे फोर्स आपके कॉम्प्लेक्स मैनर में बिहेव कर रहा है, चाहे कैसा भी फोर्स हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, हमेशा याद रखना मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक, तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, क्या पता बोर्ड वाले बच्चों में एग्जाम में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें, जनरली हम दो तरह से डिफाइन करते हैं बच्चों। एक होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा जी, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए हमने ये देखा अभी कि जो मोमेंटम कंजर्वेशन है, मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से हम इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहेगा, क्योंकि कोई भी कोलिजन हो ना, इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो कैसा भी हो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आगे देखते हैं एनर्जी। आपने पढ़ा होगा कोई भी दुनिया में ऐसी प्रोसेस नहीं बनी है जिसके लिए एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है टोटल एनर्जी, हाँ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, इसके लिए भी कंजर्व, इसके लिए भी कंजर्व। ठीक है, अब मेन बात ये है काइनेटिक एनर्जी, मोशन हो रहा है, मोशन के साथ कौन सी एनर्जी जुड़ी रहती है, काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों इसमें तो कंजर्व रहेगी, इसमें कंजर्व नहीं रहेगी। यही इसका बेसिक डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, ये 3 पैरामीटर आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन हम बहुत डेप्थ में जा रहे हैं एनसीईआरटी, और जो भी आपके कंपटीशन है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देखें फिर किसी की ना देखें, ऐसा बना रहा हूँ आपको। तो जो फोर्स होगा, फोर्स कैसा लगेगा, क्लासिफिकेशन तो हो गया, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जो फोर्स इन्वॉल्व होगा इलास्टिक कोलिजन में वो जनरली बच्चों कंजर्वेटिव होते हैं। क्या होते हैं, कंजर्वेटिव, 99.9% कंजर्वेटिव। ठीक है, अच्छा जी, और यहाँ पे जो फोर्स होंगे बच्चों वो नॉन कंजर्वेटिव होंगे।
नॉन कंजर्वेटिव। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया है, कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्स, वो वे फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, जो कहते हैं हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन। जैसे एक बच्चा है, उसका अभी टर्म 1 ख़राब हो चुका है, सेशन 1 ख़राब हो चुका है, उसने अपना पास्ट को भूल के जो टर्म 2 होने वाला है 6 अप्रैल से, उसके लिए अपनी कमियां ढूंढ के जी जान से लग गया और टर्म 2 में 99, 95, 90 प्लस परसेंटाइल लेके NIT में घुस गया। वो बच्चा है कंजर्वेटिव फोर्स। और जो वही देख रहा है मैंने क्या किया, और बहुत सारे ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो कह रहे हैं नहीं होगा ये वो, नॉन कंजर्वेटिव। तो ऐसी वर्क फोर्स भी है, फोर्स वो फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, जो इनिशियल से फाइनल पे बात करते हैं, ये पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। इसमें कंप्लीट वर्क डन 0 होता है। एक राउंड का अगर कंप्लीट राउंड होगा तो उसका वर्क डन 0 होगा। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका इलास्टिक फोर्स, और ये आपका कुलम वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें फ्रिक्शन हो गया, एयर ड्रैग हो गया और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा जी, एक पॉइंट और देखिए, यहाँ पे तो ये सब कंजर्व है, तो यहाँ पे बच्चों जो एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये नॉन कंजर्वेटिव है, ये आपका एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी आपकी कंजर्व नहीं है। तो इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, या तो हीट में हो जाएगी, या लाइट में हो जाएगी, ठीक है, और या साउंड में हो जाएगी। ठीक है, ऐसे किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी तो कंजर्व है ना, तो ये कंजर्व है तो कंजर्व होने के लिए इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। आप इसके एग्जाम्पल इजीली देख सकते हैं। जो एटॉमिक लेवल पे हमारे कोलिजन होते हैं वो हमारे इलास्टिक होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सब एटॉमिक पार्टिकल का कह सकते हैं आप। और जो हमारे दो वैकल्स ये हो रहे हैं वो सब इसके होते हैं। ठीक है, और बॉल और फ्लोर का जो कोलिजन है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक, अच्छा जी, मेजर तो 2 हैं। अब कोई कोई बच्चों ऐसा कहता है कि एक हमारा कैसा होता है, एक हमारा सुपर इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक, उसको भी देख लेते हैं। अगला जो मेरा कोलिजन होता है बच्चों वो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। एक ये वाला भी होता है। ठीक है, ये कम पूछा जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा बच्चों, एक ये कोलिजन में जैसे आपने ये मास है और ये टकराया किसी दूसरे मास से, तो ये बाद में एक सिंगल बॉडी बन जाएंगी। तो ऐसा कोलिजन जिसमें वो चिपक जाते हैं, जैसे आप देखते होगे, आपने एक बड़ा से बॉल ली और उसमें एक छोटी सी पिन मारी, या एक लकड़ी का गुटका लिया और यहाँ से आपने कील फेंकी तो कील उससे मान लो चिपक गई। ठीक है, तो ऐसे मोशंस जहाँ पर जिसको भी आप इससे जब कोलाइड होंगे तो ये दोनों से चिपक के आगे निकलते हैं, तो फिर ये सिंगल वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आती है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी इसमें भी कंजर्व रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसमें भी कंजर्व नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। जैसे आप देखते होंगे, आपने एक बुलेट फायर की किसी वुडन ब्लॉक पे, तो वुडन ब्लॉक तो मोशन में गया ही गया, लेकिन बुलेट भी उसको छेद करके अंदर पेंट्रेट हो जाएगी। अच्छा जी, आगे आप देखते होंगे, जैसे आप मिट्टी फेंकते हैं किसी वॉल पे, ठीक है, वो उससे चिपक जाती है। ठीक है, ये हो गया। जैसे आप देखेंगे, एक आदमी जंप कर रहा है किसी मूविंग ट्रॉली में और आदमी भी मोशन में चले गया, तो इस केस में लॉस बहुत होता है। ठीक है, एक आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे उसको बोलते हैं सुपर इलास्टिक, ठीक है, या एक्सप्लोजिव कोलिजन। तो ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, बस मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा ये क्यों होता है, इसमें जैसे इम्पैक्ट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, रिलीज होती है, जो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे इसमें
किसी कॉम्प्रेस स्प्रिंग को अगर आप रिलीज़ करेंगे, ठीक है, तो जब वो रिलीज़ करेंगे आप, तो ये जो केस है ये आपका सुपर इलास्टिक का है, ठीक है। या आप बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, आप खुद ढूंढना इनको, तो ये पूछा नहीं जाता है। तो जनरली 3 तरह के हैं हमारे पास, इन तीनों के हम आगे कहानी भी ढूंढेंगे क्या है, ठीक है। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ डायमेंशन अगर देखें बच्चों, जनरली 2 तरह का होता है। डायमेंशन मतलब 1D है, 2D है, 3D है। तो डायमेंशन पे बेस्ड हमें 2 तरह के करते हैं। पहले को हम नाम देते हैं हेड ऑन कोलिजन, या हेड ऑन तो आपको ज़्यादा दिखता होगा, इसको हम 1 डायमेंशनल कोलिजन भी कहते हैं, ठीक है। 1 डायमेंशन सॉरी। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक्यू, या आप बोल सकते हैं 2 डायमेंशन कोलिजन। ये हम बेस्ड कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ डायमेंशन, ठीक है। अच्छा जी, हेड ऑन कोलिजन क्या होता है कि जैसे आपका जो कोलिजन होगा बच्चों, कोलिजन ऑन स्ट्रेट लाइन, किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा है कोलिजन, उसको हम बोलते हैं हेड ऑन। या आप बोल सकते हो कि 1 डायमेंशन के अलोंग हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। जैसे एक m1 मास था, एक u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, m2 था u2 से मूव कर रहा था। जैसे ही ये टकराया तो ये v1 से मूव करने लग गया और ये v2 से, लेकिन सेम लाइन में, एक ही लाइन में हो रहा है, ठीक है। अब वहीं ऑब्लिक्यू में देखेंगे, इसमें क्या होगा, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी, जबकि क्या कहाँ करेगी, एक सेम प्लेन में। जैसे एक ये m1 है और ये किसी से u1 से आ रहा था और ये m2 है, ठीक है। तो ये वाला मान लो u2 से जा रहा था, या ये रेस्ट पे मान के चलो, ठीक है। तो जैसे ही ये कोलाइड हुए, m1 इधर चले गया और m2 आपका नीचे चले गया, ठीक है। इनके बीच में कुछ एंगल हुआ करता होगा, θ1 और θ2, कुछ वेलोसिटी होगी v1 v2। आप देखेंगे ये वाला जो कोलिजन है, ये हमारे कोलिजन एक प्लेन में होगा, ठीक है। तो इसको हम ऑब्लिक्यू कोलिजन या 2D कहते हैं, ठीक। तो 2 ही है हमारे सिलेबस में। जैसे मैं आपको इनके एग्जांपल बताता हूँ। आप कैरम देखते होंगे, आपने बचपन में क्या खेला होगा, कैरम कॉइन जो होती हैं आपकी, जब आप मारते हैं तो वो हमेशा ये करता है, ठीक है। थोड़ी स्पीड ज़्यादा दें तो टकरा के ऐसे जाएगा। इसके तो बहुत एग्जांपल है। जैसे आप देखते होंगे 2 रेलवे कंपार्टमेंट जब मिलेंगे, उनके बीच में कोलिजन होगा तो वो एक ही लाइन में जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप के हमारे कोलिजन थे। तो ये हमारी बेसिक बातें थी। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं 10 मिनट, या 10 मिनट सॉरी 2 मिनट, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब कोलिजन में हम क्या कहते हैं बच्चों। नंबर 1 रिवीजन, या आप कह सकते हैं रिवीजन ही कह लें। हमने ये कहा कि कोलिजन में चाहे कोई सा भी कोलिजन है, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोलिजन में हमेशा टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। चाहे आप कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देख लें। ध्यान रहे, मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल का मोमेंटम कंजर्व रहेगा ये नहीं कहा गया है। अगर मैं कहूँ कि m1 और m2 टकराए, उसके बाद m1 अपनी स्पीड से निकल लिया और m2 भी अपनी स्पीड से निकल लिया, ठीक है। भूल जाइए हेड 1 है, हेड 2 है, कोई भी है, छोड़ दो इसको। बच्चों मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये कोलिजन से पहले, ये कोलिजन के बाद, मैं कह रहा हूँ टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका कंजर्व रहेगा, इसका कंजर्व रहेगा, इसका कंजर्व रहेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है मोमेंटम। अगर आप कंजर्वेशन लगाएंगे बिफोर कोलिजन, जो कोलिजन से पहले हुआ, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये हमारा कंजर्व रहेगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इंडिविजुअल का रहेगा, ठीक है। ये बहुत जगह क्वेश्चन आता है।
अच्छा, दूसरा आपने जो रूल पढ़ा वो ये पढ़ा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, फिर वही बात आ रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, टोटल की बात हो रही है। ठीक। अच्छा जी, फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हो रहा होगा तो तभी कोलिजन होगा, नहीं होगा तो तभी, चाहे हो रहा है फिजिकल कांटेक्ट चाहे नहीं, दोनों केसों में कोलिजन होगा। ठीक है। अच्छा जी, इलास्टिक और इनइलास्टिक में बता चुका हूँ। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि जो एनर्जी है, फोर्स सोर्स, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप एनसीईआरटी का 6.7 क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल वही थ्योरी पे बेस्ड है बच्चों जो मैंने अभी आपको बताई। जैसे पहला उसमें पार्ट लिखा है कि इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। ईच बॉडी, जो कि बिल्कुल गलत है। जो टोटल मोमेंटम है, टोटल एनर्जी है, वो सिस्टम की कंजर्व रहती है बिफोर एंड आफ्टर, ईच की नहीं रहती है। तो 6.7 आपके पास एनसीईआरटी तो होगी जो कभी खुली नहीं है, खोलिए उसको आज और 6.7 को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, उसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं, चारों को आप ऑप्शन एक पन्ने में ABCD या ट्रू फॉल्स हैं वो आप लगाइए, उसके बाद सुनिए मेरे को। ये नहीं कि मेरे को ही सुने जा रहे हैं, एनसीईआरटी नहीं खोलनी है, सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे। आपको एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, अगर और अच्छा करना चाहते हो तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर होना चाहिए। ठीक है, और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस चिपका हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि मुंह उठाए हैं आज सोफे पे ही पढ़ लेते हैं, आज डाइनिंग टेबल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, आज चलो बाहर ही पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है। पढ़ना है बच्चों तो दिल से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। तो बच्चों ये जो है ये भी हमारा गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि टोटल एनर्जी जो है आपकी हमेशा कंजर्व रहेगी, तो इसका जो आपको मैं बताऊं अगर सही ऑप्शन, जो इंटरनल एनर्जी के केस में ही कंजर्व रहती है। एक्सटर्नल जो हमारे फोर्स होते हैं वो बॉडी की एनर्जी को, जो टोटल एनर्जी है उसको चेंज करते हैं। समझ रहे हैं, इंटरनल आपस में ही कैंसिल हो जाते हैं, इंटरनल ऐसा होते हैं आपस में लड़ भिड़ के मर जाते हैं, तो इसलिए इस केस में हमारी एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन एक्सटर्नल में नहीं रहेगी। ये भी फॉल्स है। देखो आपके दोनों गलत हुए होंगे, मैं ये आशा करता हूँ, अगर सही हुए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। थर्ड, वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। ये भी गलत है। अगर आपने पुराना वीडियो भी नहीं देखा होगा मेरा वर्क एनर्जी का, ये भी देखा होगा, तब भी आप इसको सही करोगे। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फॉर विच वर्क डन इज जीरो फॉर कंप्लीट राउंड ट्रिप। समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है सी भी गलत है। अच्छा जी, कोई तो सही हो जाए। डी में देखते हैं, इन एन इलास्टिक कोलिजन द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों ये तो अभी हमने नहीं किया है, वैसे अभी आगे करेंगे। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस होता है, आप उससे कर सकते थे। एनर्जी लॉस कब होगा? मैंने कहा यार एक लड़की थी जिसका नाम है, कोई नाम ले लीजिए, प्रियंका है मान लो, उसके पास थे 200 रुपये। ठीक है, उसके दोस्तों ने क्या किया, उसके दोस्तों ने उसी का खा दिया और उस घर आई तो उसके पास बचे 10 रुपये। अगले दिन उसने सोचा दोस्त खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने दोस्ती तोड़ दी। तो उसने फिर सोचा यार कल मेरे दोस्तों ने मेरे को 190 रुपये का लॉस कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास इनिशियल अमाउंट ज़्यादा होगा तभी तो लॉस हुआ होगा। तो इनइलास्टिक कोलिजन में अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, हम कह रहे हैं लॉस हो गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है ये कम होगी ज़्यादा होगी? आप खुद ही सोचिए। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ता है। लॉस होगा तो पहले ज़्यादा था बाद में कम हो गया। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, उसमें लिखा है कि इन इलास्टिक कोलिजन में फाइनल जो होगी वो लेस होगी। तो फाइनल तो लेस ही होगी ना, समझिए, लॉस होता है तय। अच्छा, अगर आ जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक में लॉस ज़्यादा होगा या इन इलास्टिक में, तो इन इलास्टिक से परफेक्टली में मैक्सिमम लॉस कहा था मैंने, तो मैक्सिमम लॉस मतलब ये बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, बेकारी बन जाएगा वो, उसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, इसीलिए वो चिपक के चले जाएगा कि मेरे को भी ले जा, नैया पार करा दे, थोड़ा तू ही आगे तक ले जा ले। समझ रहे हैं?
तो ये जो है हमारा 6.7 NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। NCERT का मैंने देखा कि एक क्वेश्चन है तो वो आपको करा दिया। अगला ही क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं NCERT का 6.8। आपने कितना सीखा? अगेन आपको एक पन्ना उठाना है और आंसर देखना है, सोचना है क्या है, फिर उसके बाद वीडियो पे आना है। क्वेश्चन है, इन एन इलास्टिक कोलिजन फॉर 2 बिलियर्ड बॉल इज टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बॉल व्हेन दे आर कॉन्टैक्ट। तो 2 बिलियर्ड बॉल टकरा रही हैं, कोई कोई बिलियर्ड खेलता भी होगा, अमीरों के शौक है, गरीब तो बॉल ही नहीं ला पाता है, कहाँ बिलियर्ड बॉल खेलेगा। तो आपको उस बिलियर्ड बॉल कोर्ट तक जाना है बच्चों, मेहनत करनी है। आप अपने IIT में खेल के दिखाओ बिलियर्ड बॉल, समझ रहे? तो वहाँ भी कोलिजन है। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पूछ रहा है शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन, तो जब भी हमारी जो बिलियर्ड बॉल को आप वो रेस्ट पे रहती है, जैसे आप स्टिक से उसको मारते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल है वो कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, तो और इनइलास्टिक में क्या होता है, टोटल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी चाहे टोटल एनर्जी चाहे मोमेंटम सब कंजर्व रहते हैं। तो यहाँ पर जो बिलियर्ड बॉल का टकराना है, जो कोलिजन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, एग्जाम्पल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोलिजन ऑफ बिलियर्ड बॉल जो है ये हमारा इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन है। इसमें होता क्या है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बिलियर्ड बॉल में क्या होता है करके। तो पहला पार्ट, ए पार्ट ये है आपका। बी पार्ट पे चलते हैं। तो बी पार्ट कह रहे हैं आपसे, इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बॉल। तो बच्चों मैंने आपसे बताया, कई बार बता दिया अभी भी, इलास्टिक के लिए सब कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व, एनर्जी कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, और एक चीज़ और बताई, फोर्स होगा कंजर्वेटिव। ठीक है, आगे अगला पार्ट है हमारा, जो सी वाला पार्ट है वो है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2 बिलियर्ड बॉल डिपेंड्स ओनली ऑन सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज कोलिजन इलास्टिक या इनइलास्टिक। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये सब NCERT है। आपको कोई, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बच्चों, आप नीट की तैयारी कर रहे हो ना, अगर नीट के लिए आपको क्या करना है, NCERT उठाओ, जड़ से ख़त्म कर दो। NCERT एग्जाम्पलर, उसके बाद आपको करने हैं PYQ, नो मॉड्यूल नो स्टडी मटेरियल, महंगी कोचिंग। तो सी पार्ट है हमारा, आपका जो सी है, सी पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, सी पार्ट कह रहा है कि अगर बिलियर्ड बॉल हमारे बहुत छोटे टाइम के लिए वो करें और उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत सेंटर टू सेंटर लिया जाए, तब क्या होगा। तो बच्चों देखो, जब बहुत कम डिस्टेंस लिया जाता है सेंटर टू सेंटर, तो जो हमारे फोर्स होते हैं ना, बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए कंजर्वेटिव जैसा बिहेव करते हैं। तो इस केस में जो हमारा कोलिजन होगा ना, वो, अच्छा डी वाला पार्ट है, हाँ सी नहीं है, डी वाला पार्ट है, वो इलास्टिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो बात ध्यान में रखना। अच्छा सी पार्ट क्या था, व्हाट आर द आंसर टू ए एंड बी फॉर इन इलास्टिक। अच्छा इन इलास्टिक का पूछ रहा है, तो भाई इन इलास्टिक का आपको बताई है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये डी पार्ट था कि अगर बिलियर्ड बॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाए तो हमारा जो कोलिजन है वो हमारा इलास्टिक एज्यूम किया जाता है, एज यहाँ पे फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, NCERT में आगे चलते हैं। तो आपके पास जो अगला क्वेश्चन है NCERT का बच्चों, वो है 16 नंबर का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन NCERT से ही ले रहा हूँ मैं। तो 16 नंबर के क्वेश्चन आप देखिए, उसमें ये लिखा है क्वेश्चन में, एक बॉल आपकी ये है 1 जिसकी वेलोसिटी v है, और दूसरी बॉल ये है 2, और तीसरी बॉल ये है 3। क्लियर। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल बॉल bearing in contact with each other and resting on a frictionless table are head on by another ball
बियरिंग ऑफ सेम मास। अच्छा जी, तो इसका मास भी m है, इसका भी m है, इसका भी m है। मूविंग इनिशियली विद स्पीड v। अच्छा जी, ये v स्पीड से मूव कर रहा है। इफ कोलिजन इज इलास्टिक विच ऑफ द सिचुएशन सोन इन इतना इज अ पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर कोलिजन। तो इसमें चार आपको कंडीशन दी हैं। एक तो ये दी है जिसमें v जीरो कहा है और ये जो दोनों हैं ये v/2 लिखा है। दूसरी कंडीशन में ये दोनों साथ हैं, इनकी जो v जीरो कह रहा है और जो ये अकेला है ये v कह रहा है। तीसरी कंडीशन तीनों को ले लिया साथ में और v/3 कह रहा है। तो कौन सा सही है, यही आ गया। मान लो क्या करोगे, अब देखिए सबसे पहले हम इसमें कंजर्वेशन देखते हैं। हेड ऑन है तो इलास्टिक भी है, हेड ऑन भी है, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, मोमेंटम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो मोमेंटम देखें तो ये जो है बच्चों रेस्ट पे है तो इसका तो जीरो हो जाएगा। तो इधर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी प्लस एम और एम कितना हो गए 2m इंटू जीरो। तो मतलब कोलिजन से पहले मोमेंटम एम वी है। यहाँ देखते हैं अगर यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो ये हो जाएगा mv/2। ठीक है, अच्छा जी, दूसरे पे लगाएं तो हो जाएगा m, अच्छा ये mm थे ना, सॉरी ये mm थे तो 2m हो जाएगा ना। m, एक m इसका था एक m इसका था तो m और m 2m हो गए, 2m/2। इसका तो m भी हो जाएगा क्योंकि ये mm जीरो हो गए। इसका हो जाएगा m तो mv/3। अब इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन, अब यहाँ ध्यान से देखिए भी कट जाएगा तो एम वी ही आएगा ना। तो इससे तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एम वी आफ्टर कोलिजन ये भी है और ये भी है। तो हमने एक चीज़ और पढ़ी है इलास्टिक के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ देखें तो हाफ, देखो इसकी तो वेलोसिटी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर पहले कोलिजन से। यहाँ पे लगाएं अगर तो कितना हो जाएगा, देखिए m और m कितना हो गए 2m हो गए। तो हाफ m के m तो m ही रहेगा 2m और इंटू वी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो mv² हो जाएगा। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं ये तो हाफ mv² है और इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है mv², क्योंकि मास थे ना बच्चों। देखो इसका भी मास m है इसका भी m है, तो जब साथ में कितने हो गए 2m हो गए, तो 2m हो गए तो 2m रख दिया, इससे काटा तो mv²। तो ये नहीं हो सकता। इसका देखते हैं, इसके मास तो देखो यहाँ जीरो हो गया तो हमें लेना ही नहीं है, तो ये मास हो गया तो हाफ mv²। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड वाला, क्योंकि इस पे एनर्जी हमारी कंजर्व है। ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप 6.29 या 29 क्वेश्चन में चलें, वहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व इन इतना कैन नॉट पॉसिबली डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल। तो बच्चों देखो, बिलियर्ड बॉल में आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जो इलास्टिक कोलिजन को नहीं दिखाता है। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम ऑफ कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी होती है बिलियर्ड बॉल में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छा जी, तो आप ये कह सकते हैं दो मास है यहाँ पे, तो जो काइनेटिक एनर्जी, ये तो क्या है नॉट इलास्टिक लिखा है ना, घुमा दिया ना क्वेश्चन, उसमें वो लिख देगा जेई में या नीट में विच वन इज रिप्रेजेंट फॉर इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल। तो आप ये देखते हैं कि जब कोई बॉडी या दो बिलियर्ड बॉल आपस में टकराई तो हमने अभी भी देखा कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। ये इन इलास्टिक कोलिजन है रे बाबा। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ का किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर आपने ग्रेविटेशनल पढ़ा है तो दो मासों के बीच में अगर इसका m1 है इसका m2 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है ये। ठीक है, तो v किस पे डिपेंड करता है, v जो करता है 1/r पे करता है, समझ रहे। तो यहाँ पे जो कर्व बने हैं इसमें ऐसे ऑप्शंस हैं, 4-5 ऑप्शन हैं जो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कह रहा। तो जैसे आप देखेंगे पहला ऑप्शन जो है इसमें मैं वो बता देता हूँ जो नहीं करता। तो ये वाला जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये डिस्टेंस है। तो इसमें जो फिफ्थ वाला है ऐसे करके ये हमारा
इनइलास्टिक कोलिजन को डिस्क्राइब करता है। समझ रहे हैं, ये ऐसे इसको डिस्क्राइब करेगा, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया होगा ना, बिलियर्ड बॉल इनइलास्टिक है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, और पोटेंशियल ये है, तो ये हमारा इसको दिखाता है। आगे चलते हैं इसी में। आगे क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन 6.14। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट अ हॉरिजॉन्टल वॉल विद स्पीड इतना। मान लीजिए वॉल है ऐसे, और यहाँ पर एक मास m है, ये इसको हिट कर रही है विद स्पीड भी दी है आपको 200 मीटर पर सेकेंड। आगे पूछा जा रहा है एंड एंगल, अच्छा जिससे हिट करा है ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री विद द नॉर्मल एंड रिबाउंड विद सेम स्पीड। अच्छा ऐसे निकल गया, स्पीड फिर 200 ही रही होगी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और एंड रिबाउंड विद सेम स्पीड से गई है, नॉर्मल से ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है इज मोमेंटम कंजर्व इज कोलिजन इलास्टिक। तो आपको देखो मोमेंटम कंजर्व तो हमेशा ही रहेगा ना, चाहे कोई भी कोलिजन रहे। अब इलास्टिक है या नहीं है आपको कैसा देखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब आप इस पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व लगाएंगे तो आप लगा के देखिए, तो आंसर इसका इलास्टिक है। अगर नहीं आया होगा समझ में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो मिलते हैं कल को डिटेल थ्योरी में। कोलिजन में हम कल करेंगे इलास्टिक कोलिजन का पहला पार्ट, जिसको हम डेरिवेशन के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें एक फॉर्मूला आएगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत करिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। थोड़ा देर लग जाती है कभी कभी, लेकिन मिलेगा ज़रूर। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।